रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आर्थर सी ब्रुक्स और ओपरा विन्फ्री की किताब बिल्ड द लाइफ यू वांट पर चर्चा करने वाले हैं। ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, खुश कैसे रहा जाए। अक्सर जब लोगों से पूछो कि खुशी क्या है तो वो ठीक से बता नहीं पाते। सही बात है। वो लक्ष्य बता देंगे, जैसे वजन कम करना है या बिल चुकाने हैं, लेकिन खुशी का असली मतलब क्या है ये साफ नहीं होता। और ये किताब दावा करती है कि ये कोई जादुई मंत्र नहीं देगी, बल्कि खुशी के लिए एक तरह का ओनर्स मैनुअल है, और वो भी विज्ञान पर आधारित। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि लेखक आर्थर ब्रुक्स, जो हार्वर्ड में खुशी पर कोर्स पढ़ाते हैं, वो खुद मानते हैं कि वो नेचुरली बहुत खुशमिजाज इंसान नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि उनका स्वभाव थोड़ा उदास और चिंतित रहने वाला है। तो ये किताब उनके लिए सिर्फ एक अकादमिक रिसर्च नहीं, बल्कि एक मी सर्च है। मतलब खुद की खोज। एग्जैक्टली। और ये बात किताब को और भी ज्यादा भरोसेमंद और प्रैक्टिकल बना देती है। और फिर साथ में ओपरा विन्फ्री भी हैं। उनके जुड़ने से ये वैज्ञानिक ज्ञान एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचता है। हाँ, जो सालों से बेहतर जीवन जीने के तरीकों पर उनके काम पर भरोसा करते आए हैं। तो ये चर्चा किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो कागज पर तो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब अच्छी नौकरी है, परिवार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। बिल्कुल। जो अक्सर ये सोचते हैं मैं तब खुश होंगी जब, और उस खाली जगह में कुछ भी भर देते हैं। जब प्रमोशन हो जाएगा, जब घर खरीद लेंगे। हाँ, जो अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज से जोड़ देते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली सलाह से आगे बढ़कर कुछ ठोस रणनीतियां सीखना चाहते हैं। तो चलिए इसकी पहली बड़ी सीख से शुरू करते हैं। किताब का कहना है कि हम सब खुशी को गलत तरीके से देखते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है। हम सोचते हैं कि पूरी तरह से खुश होना एक मंजिल है, जैसे कोई शहर हो जहां हमें पहुंचना है। किताब में इसे एल्डोराडो कहा गया है, वो सोने का मिथिकल शहर जिसे कोई ढूंढ नहीं पाया। सही कहा। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य खुश होना नहीं है, बल्कि और ज्यादा खुश होते जाना है। खुशी एक मंजिल नहीं, एक दिशा है। ये सोच तो बहुत आजादी देती है। मतलब हम एक नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करना बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप यात्रा पर ध्यान दे सकते हैं, मंजिल पर नहीं। तो अगर ये एक दिशा है, तो इस दिशा में चलने के लिए हमें किस तरह के ईंधन की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल। लेखक इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रूपक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे खाने में होता है ना, प्रोटीन, कार्ब्स, हम्म। वैसे ही खुशी के 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। पहला है आनंद, मतलब एंजॉयमेंट। अच्छा, तो ये आनंद और मजा, मतलब प्लेजर, इसमें क्या फर्क है? लोग तो अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। और ये फर्क बहुत जरूरी है। देखिए, मजा या प्लेजर वो एक कह सकते हैं तात्कालिक एहसास है, शारीरिक है। जैसे आइसक्रीम खाना। बिल्कुल। अकेले बैठकर अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाना, हम्म। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आनंद तब बनता है जब आप उस मजे में 2 चीजें और जोड़ते हैं, दूसरों का साथ और चेतना, मतलब अवेयरनेस। मतलब उसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। हाँ, तो वही आइसक्रीम जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ खाते हैं, हंसते बात करते हैं और उस पल को सच में जीते हैं, तो वो एक आनंद बन जाता है, एक यादगार पल। समझ गई। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है संतुष्टि, यानी सेटिस्फैक्शन। ये तो वो एहसास है जो किसी मुश्किल काम को पूरा करने के बाद मिलता है ना? हाँ, अपनी मेहनत का फल मिलना। लेकिन यहाँ एक जाल है जिसे विज्ञान की भाषा में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल। ये सुनने में तो किसी जिम की मशीन जैसा लग रहा है। कुछ वैसा ही है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप नया फोन खरीदते हैं। पहले हफ्ते वो कमाल का लगता है, हाँ, हर चीज नई लगती है। पर 2 महीने बाद वो बस एक फोन है। उसकी आदत हो जाती है। अब आपको वही खुशी पाने के लिए अगला नया मॉडल चाहिए। हम भागते रहते हैं पर ट्रेडमिल पर एक ही जगह खड़े रहते हैं। बिल्कुल। संतुष्टि जरूरी है, पर यह स्थायी खुशी का स्रोत नहीं हो सकती। तो फिर स्थायी क्या है? तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट। हाँ, और यही सबसे जरूरी है, उद्देश्य, पर्पस। इसका मतलब है ये जानना कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब है, कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। और आपकी जिंदगी दूसरों के काम आ रही है। सही कहा। जब आपके पास एक क्यों होता है तो आप किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। उद्देश्य ही वो लंगर है जो हमें स्थिर रखता है। ठीक है,
तो अगर खुशी इन 3 चीजों से बनती है, आनंद, संतुष्टि और उद्देश्य, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें हर वक्त अच्छा महसूस करना चाहिए, पर असल जिंदगी में तो गुस्सा, दुख, डर, इन सब का क्या? मुझे तो हमेशा लगता था कि खुश रहने के लिए पहले इन सब को मिटाना पड़ता है। और यहीं पर किताब का दूसरा और बहुत जरूरी आइडिया आता है। वो ये कि दुख आपका दुश्मन नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर सोचिए, लेखक कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक साथ रह सकती हैं। वो रैंडी पॉश का जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो प्रोफेसर जिन्हें टर्मिनल कैंसर था। जी, उन्हें पता था कि उनके पास बस कुछ ही महीने हैं, लेकिन उन्होंने अपना मशहूर आखिरी लेक्चर दिया, जो पूरी तरह से जीवन के जश्न, खुशी और उत्साह से भरा था। वो एक ही समय में दुखी भी थे और खुश भी। पर ये मुमकिन कैसे? हमारा दिमाग ऐसे कैसे काम कर सकता है? क्योंकि हमारे दिमाग का एक काम हमें खुश रखना है, तो दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी काम हमें जिंदा रखना है। हमारे दिमाग में एक नकारात्मकता पूर्वाग्रह होता है। नेगेटिविटी बायस। मतलब हमारा दिमाग अच्छी चीजों के मुकाबले बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल। ये हजारों सालों के विकास का नतीजा है। अगर जंगल में एक सुंदर फूल है और एक शेर है, तो आपका ध्यान शेर पर ही जाएगा। ताकि हम जिंदा रह सकें। एग्जैक्टली। तो दुख, गुस्सा, डर, ये भावनाएं हमें बचाने वाले सिग्नल्स हैं। ये हमारे दोस्त हैं। डर हमें खतरे से बचाता है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और पछतावा, पछतावा हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करता से है। पकड़ा। तो लक्ष्य दुख को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना और उससे सीखना है। तो लक्ष्य भावनाओं से मुक्त होना नहीं, बल्कि भावनाओं से आजाद होना है। और मुझे लगता है यहीं से हम किताब की सबसे शक्तिशाली सीख पर आते हैं, और वो है मेटाकॉग्निशन, सोचने के बारे में सोचना। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, अपनी भावनाओं के बॉस बने, पर जब असल में गुस्सा या तनाव हावी होता है, तब ये करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, उस वक्त मुश्किल लगता है। लेकिन किताब का सार यह है कि आप अपनी भावना नहीं है, आप वो हैं जो भावना को महसूस कर रहा है। बस एक कदम पीछे हटना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विक्टर फ्रैंकल का है ना? जी। एक मनोचिकित्सक जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जीवित बचे थे। उन्होंने देखा कि उनसे सब कुछ छीना जा सकता है, उनका परिवार, उनकी आजादी, सब कुछ, सिवाय एक चीज के। किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी। बिल्कुल। भावनाएं तो आएंगी, हम उन्हें चुन नहीं सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है। जब भी कोई तेज भावना जैसे गुस्सा आए, तो कुछ भी कहने या करने से पहले सिर्फ 10 तक गिने। बस 10 तक गिनना। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होता है। ये 10 सेकंड का पॉज आपके दिमाग के भावनात्मक हिस्से यानी लिम्बिक सिस्टम और सोचने वाले या समझदार हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक छोटी सी जगह बना देता है। और उसी जगह में हमारी आजादी है। हाँ, ये आपके समझदार दिमाग को आपके गुस्सैल दिमाग पर कंट्रोल करने का टाइम दे देता है। जैसा ओपरा कहती हैं, भावना को महसूस करें, फिर कमान संभालें। आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं, भावनाएं सिर्फ आपके सलाहकार हैं, अंतिम फैसला आपका है। वाह! मतलब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम असल में चुन सकते हैं कि कौन सी भावना को बढ़ावा देना है। ये इमोशनल कैफीन वाला जो रूपक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। लेखक कहते हैं कि जैसे सुबह की कॉफी में कैफीन आपके दिमाग में नींद लाने वाले केमिकल को ब्लॉक कर देता है। एडेनोसिन। जी। वैसे ही आप कुछ सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास करके नकारात्मक भावनाओं के असर को कम कर सकते हैं। आप जानबूझकर अपने दिमाग को एक दूसरा बेहतर काम देते हैं। तो ये इमोशनल कैफीन क्या है? किताब में 4 बताए गए हैं। पहला है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये हमारे दिमाग के नकारात्मकता पूर्वाग्रह का सीधा तोड़ है। जब आप जानबूझकर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपने दिमाग को समस्याओं से हटाकर संभावनाओं पर केंद्रित करते हैं। दूसरा है हास्य, ह्यूमर। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी हंसने की वजह ढूंढना उस स्थिति की शक्ति को कम कर देता है। तीसरा है आशा, होप। और किताब में कहा गया है कि ये आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म से अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत जरूरी फर्क है। आशावादी सोचता है, चिंता मत करो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जो कि एक पैसिव सोच है। बिल्कुल। लेकिन आशा रखने वाला व्यक्ति कहता है, मैं एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकता हूं और मैं उसे सच करने के लिए ये कदम उठाऊंगा। आशा एक सक्रिय रणनीति है। इसमें एक सवाल है,
लोग अक्सर कहते हैं कि ज्यादा करुणा दिखाने से इमोशनल बर्नआउट हो जाता है। हाँ, और ऐसा तब होता है जब हम करुणा और सहानुभूति यानी एम्पैथी को एक ही समझ लेते हैं। सहानुभूति का मतलब है दूसरे का दर्द महसूस करना। अगर आपका दोस्त दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हैं। जिससे आप खुद भी थक सकते हैं। जी, लेकिन करुणा का मतलब है दूसरे के दर्द को समझना और उसे कम करने की इच्छा रखना और उसके लिए कुछ करना। ये सहानुभूति और एक्शन का मिश्रण है। आप दूसरे के दुख में डूबते नहीं, बल्कि उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की दुनिया को मैनेज करना सीख लिया। अब बाहर की दुनिया का क्या? हम अपनी इस नई ऊर्जा और समझ को कहाँ लगाएं? यही किताब का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। अपनी भीतरी दुनिया को व्यवस्थित करने के बाद आपको अपनी बाहरी दुनिया का निर्माण करना होगा। लेखक जीवन के 4 स्तंभ बताते हैं। 4 स्तंभ जिन पर हमें ध्यान देना है? हाँ, ये वो 4 चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी पूरी ऊर्जा से सींचना है। वो हैं परिवार, दोस्ती, काम जो आपकी सेवा का माध्यम हो, और आस्था। आस्था से लेखक का क्या मतलब है? क्या ये किसी धर्म से जुड़ा है? जरूरी नहीं। यहाँ आस्था का मतलब किसी विशेष धर्म से नहीं है। इसका मतलब जीवन के रहस्यों पर विचार करना, किसी ऐसी चीज में विश्वास करना जो आपसे बड़ी हो। ये एक दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करे। बिल्कुल। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा स्तंभ लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं? मेरे ख्याल से दोस्ती। हम परिवार और काम में इतने उलझ जाते हैं कि सच्चे दोस्तों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स हैं, पर वो एक दोस्त नहीं जिसे आधी रात को फोन कर सके। सही कहा। और रिसर्च बार बार दिखाती है कि गहरे सामाजिक संबंध एक लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे जरूरी कारकों में से एक हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर कोई इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखना चाहे तो वो क्या होगी? वो ये होगी कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होती है, बल्कि ये ऐसी चीज है जिसे आप रोज बनाते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं। किताब में अल्बिना की कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई। 93 साल की उम्र में वो अपनी जिंदगी के किसी भी दौर से ज्यादा खुश थीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देखने के बाद 45 की उम्र में ये महसूस किया कि वो अपनी परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकती, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकती हैं। वो अपनी जिंदगी की सीईओ बन गई। और ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक अभ्यास है, जीवन जीने का एक नया तरीका है। और इस पूरी यात्रा का आधार क्या है? प्रेम। पहले खुद से इतना प्रेम करना कि आप अपने मन पर यह मेहनत करें, और फिर उस प्रेम को परिवार, दोस्तों, काम और आस्था के जरिए बाहर की दुनिया में फैलाना। खुशी अंत में प्रेम का ही एक रूप है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।